नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, अपने सिलेबस को कवर करते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिसमें आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स व माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अपने प्रीवियस एग्ज़ाम में बने हैं या फिर जिनके बनने की संभावना आने वाले एग्ज़ाम में है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। उससे होगा ये, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स यानी कि जिसको हम रिक्तिकाएँ बोलते हैं। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि देखिए, प्लांट सेल्स में जो क्वांटिटी होती है ये मोर देन 90% होती है। ठीक है ना। जो वैक्यूल्स होते हैं ये सामान्यतः प्लांट्स में पाई जाती हैं और प्लांट सेल का लगभग 90% पार्ट जो होता है वो सिर्फ वैक्यूल्स ही कवर करती हैं। ठीक है ना फ्रेंड। बात करते हैं टोनोप्लास्ट की। देखिए, एक टर्म आता है वैक्यूल्स में टोनोप्लास्ट की। आखिर ये टोनोप्लास्ट होता क्या है? तो फ्रेंड, जो वैक्यूल्स होती हैं उनके चारों ओर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। वैक्यूल्स के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। अब तो हम बात करते हैं कि एंथ्रोसाइनस व बीटा साइनस ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, ये पाए जाते हैं सैप वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है ना। जो सैप वैक्यूल्स होती है उसमें एंथ्रोसाइनस व बीटा साइनस पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्यूडो वैक्यूल्स कि देखिए, स्यूडो वैक्यूल्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो गैस वैक्यूल होती है ना उसका ही अदर नाम है स्यूडो वैक्यूल्स। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि स्यूडो वैक्यूल्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड, स्यूडो वैक्यूल्स अदर नाम है गैस वैक्यूल्स का। ठीक है ना फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गैस वैक्यूल्स कहाँ पर पाई जाती हैं। तो फ्रेंड, जो गैस वैक्यूल्स होती हैं ये प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है। अभी हम बात करते हैं वैक्यूल्स जो है वो किस तरह का कोशिकांग है। तो फ्रेंड, जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है ना। वैक्यूल्स क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते और भी हैं तो आपने उनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये इस तरह से देता है कि निम्नलिखित में से कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो देखिए, ये कुछ आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक वो देगा जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो उसमें आपने बिल्कुल ध्यान रखना है इसका कि वैक्यूल्स जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ होती है। फ्रेंड, इनकी जो प्रेजेंस होती है वो होती है प्लांट सेल्स में, जो कि हमने बताया था कि सामान्यतः जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। बाकी फंगल सेल्स में भी पाए जाते हैं। बाकी कुछ प्रोटिस्ट एनिमल होते हैं उनमें भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं हु इज नोन एज द स्टोरेज यूनिट ऑफ द सेल, यानी कि सेल की स्टोरेज यूनिट किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल की जो स्टोरेज यूनिट होती है वो होती है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को हम सेल की स्टोरेज यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सेल, कि जो कोशिका है उसकी केंद्र की यानी कि सेंट्रल वैक्यूल्स कौन सी है। तो फ्रेंड, जो सेप वैक्यूल होती है ये सेल की सेंट्रल वैक्यूल होती है। ठीक है ना। ये क्या होती है ना, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको सेंट्रल वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सैप वैक्यूल्स कंटेन फ्लूइड इज नोन एज, यानी कि सैप वैक्यूल्स में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, उसको कहते हैं हम सेल सेप। तो सेल सेप को क्या होता है? सेल सेप एक फ्लूइड होता है जो कि सैप वैक्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम करते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो की थी अल्बर्ट बोन कोलिकर ने। ठीक है ना। अल्बर्ट बोन कोलिकर ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी।
ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि देखिए जब इसकी खोज हुई थी तब वैज्ञानिकों ने अपने न्यू नाम दिए थे। फ्रेंड इसका जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो दिया था ये 47 वर्षों के बाद, यानी कि इसकी खोज के 47 वर्षों के बाद कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है ना फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं कि जो अदर नाम था माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या था। तो फ्रेंड अदर नाम था माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नाम क्या था? बायोब्लास्ट, जो कि किसने दिया था? जो कि दिया था रिचर्ड अल्टमान ने 1886 में। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नाम क्या था, अदर नेम क्या था। तो फ्रेंड अदर नेम था बायोब्लास्ट, जो कि किसने दिया था? ये दिया था रिचर्ड अल्टमान ने 1886 के अंदर, यानी कि 1886 में रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया से पहले इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया था। ठीक है फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं कि देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका एक नॉर्मल वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड इसका वर्क होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एनर्जी को उत्पादित करना एटीपी के रूप में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करना, यानी कि बहुत सारे इसके वर्क होते हैं। बाकी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, पर ये सिंपली हमें इतना पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर टर्म आता है एटीपी। तो ये एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि जो एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका साइज कितना होता है। तो फ्रेंड इसका जो साइज होता है 0.5 टू लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। अभी हम बात करते हैं, देखिए 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर आता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो 1 माइक्रोमीटर होता है वो कितने mm का होता है। तो फ्रेंड ये होता है 0.001 mm। तो 0.001 mm का एक माइक्रोमीटर होता है। तो आप इसके साइज़ को अगर mm में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये है कि ऐसा कौन सा यूकैरियोट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। तो देखिए अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा यूकैरियोट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड वो होता है मोनोसर्कोमोनोइड्स। ठीक है, देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, मोनोसर्कोमोनोइड्स। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है मोनोसर्कोमोनोइड्स जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अभी पॉइंट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में मौजूद मोड़ों व तहों को कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ फोल्डिंग पाई जाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड उनको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रेब्स चक्र का केंद्र कौन सा कोशिकांग होता है। तो फ्रेंड देखिए जो क्रेब्स चक्र होता है उसका जो सेंटर होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, तो क्रेब्स चक्र का केंद्र कौन होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी हम देखिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक व अनॉक्सी यूकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं। तो फ्रेंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक में व अनॉक्सी यूकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, अब हम बात करते हैं थोड़े इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विगत वर्षों में रिपीट हुए हैं, आए हुए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो फ्रेंड ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फ्रेंड देखिए इसमें जो लिखे हैं तो आप इसका ध्यान मत कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रियल का भीतर बलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतर बलन होता है वो क्या कहलाता है? यानी कि जो मेम्ब्रेन में इंटरनल फोल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड उसको बोलते हैं हम क्रिस्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट नहीं होता है।
तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु में। तो जीवाणु जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं। तो फ्रेंड एटम बम किस कोशिकाओं को कहते हैं, तो फ्रेंड ये कहते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्या होता है, उसको हम एटम बम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो कि SSC CHSL 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 46 क्वेश्चन आता है हमारा कि ससीम केंद्रीय कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ससीम केंद्र की कोशिका में फ्रेंड देखिए, जो ससीम केंद्र की कोशिका होती है उनमें कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधक, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो वो कौन सा कोशिकांग है, हमने उसका नाम बताना है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इस चीज़ से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है UPSC CAPF एग्ज़ाम फर्स्ट में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग UK SSC की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी ये मैंने देखा 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना फ्रेंड, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है वो होता है सूत्र कणिका में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड देखिए SSC CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, यानी कि तो फ्रेंड देखिए आप सभी को पता है कि जो DNA पाया जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा। ठीक है ना, पर एक कोशिकांग ऐसा भी है जो कि उसमें भी DNA पाया जाता है, और फ्रेंड वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है IAS प्री GS 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसी कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस या पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड ये कहा जाता है सूत्र कणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये क्वेश्चन देखना कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो यानी कि वह कोशिका अंगक कौन सा है, तो फ्रेंड वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंगक है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये जो है SSC CHSL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड कोशिकीय श्वसन के लिए जो उत्तरदायी है वो है सूत्र कणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है SSC CPO 2017 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है आई थिंक पशुधन प्रसार अधिकारी के 2013 वाले पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और फ्रेंड देखिए जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है 2013 का, 2015 का, तो फ्रेंड इनके जो है ना मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप उनको भी देख सकते हो। फ्रेंड मैंने देखिए ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ वीडियो अपलोड किए, आप उनको देखिए। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके अनुसार हम भी देखेंगे कि कौन सी वीडियो हमें अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है। तो फ्रेंड कोशिकाओं में चयापचय की जो क्रिया होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये क्वेश्चन भी देखिए SSC CHSL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। तो फ्रेंड देखिए जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो फ्रेंड ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जीवाणु कोशिका में तो
जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। और फ्रेंड ये क्वेश्चन है SSC CHSL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणुविक जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि जीवाणुओं की कोशिकाएं होती हैं उसमें कौन एब्सेंट होता है, वो होता है सूत्रकणिका। और ये क्वेश्चन सेम पीछे ऊपर वाला ही रिपीटेड है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और इसको भी SSC CHSL 2014 में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, सभी प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑल यूकैरियोटिक होते हैं उन सभी की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है देखिए UPPCS जूलॉजी में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है फ्रेंड, ये रही हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।